आज कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में हुए शामिल, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अमित शाह को रोड शो, बोले हमारी गठबंधन की बनेगी सरकार। शिलांग में जन औषधि केंद्र का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा यह योजना सेवा रोजगार दोनों का माध्यम, गरीबों को सस्ती दवा के साथ युवाओं को कमाई का मिला जरिया। देश भर में कोरोना का कहर जारी, देश भर में 18,711 नए मामले आए सामने, 100 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। आज शिलांग में जन औषधि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस को संबोधित किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दवाइयां महंगी हो रही है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के लाभ से गरीबों के पैसे बचे और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मेरी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि से खरीदें। जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7,500वें केंद्र का 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है, तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चौथी महापंचायत आज मेरठ के सरधना क्षेत्र के कैली गांव में रही। शनिवार को ही इसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। तो एसपी सिटी सीओ दरोला और एलआईयू ने पुलिस बल के साथ पंचायत स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया था। जय जवान जय किसान महापंचायत में किसानों को बड़ी संख्या में लाने के लिए बसों को भी लगाया गया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि गांव-गांव में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया है। किसानों में 3 कृषि कानूनों को लेकर भारी आक्रोश है। और में किया, मथुरा में किया और आज मेरठ के कैली गांव में। जिस तरह उत्तर प्रदेश का किसान हताश और निराश है, गन्ना किसान को गन्ने का दाम नहीं, ब्याज देने की बात इस सरकार ने की थी, ब्याज तो छोड़िए मूलधन देने की बात नहीं कि 10,000 करोड़ से अधिक किसानों का बकाया है। किसान निरंतर आत्महत्या कर रहा है। आय दुगुने की बात सरकार ने की थी, कर्ज माफी की बात की, आलू उत्पादक किसान हो, धान का किसान हो, आने वाले समय में गेहूं का किसान हो, पूरी तरह हताश निराश है। जहां 3 काले कानून का विरोध पूरे देश का किसान कर रहा है, 101 दिन हो गए, 300 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। सरकार को वार्ता कर किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए था। सरकार जिद पर अड़ी है। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है। ममता बनर्जी ने बंगाल की 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ममता ने बड़ा दाव ये खेला कि वे सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार का जाना लगभग तय है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बिंदु अधिकारी को लड़ा रहे हैं ममता के खिलाफ, टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। जिस प्रकार से देखिए पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है, लोग ऊब गए हैं टीएमसी सरकार से
कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और कुशासन का चक्र वहां पे चल रहा है, तानाशाही रवैया है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे पीएम किसान योजना, वहां लागू नहीं हो रही है। टीएमसी से और ममता बनर्जी से लोग ऊब चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल टक्कर देंगे, करेंगे। ममता बनर्जी के ऊपर से लोगों का विश्वास, पश्चिम बंगाल के लोगों का विश्वास उठ चुका है। झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो केंद्र के साथ समन्वय करके अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को दे सके। इसलिए उनका जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जारी असंतोष को लेकर बीजेपी नेतृत्व बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने शनिवार को पार्टी उपाध्यक्ष यानी कि रमन सिंह को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेजकर स्थिति की जानकारी ली। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है और हालात संभालने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक रमन और प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में हुई पार्टी कोर ग्रुप बैठक में कई सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इसी दौरान रावत के समर्थन में बहुत कम लोग दिखे। बैठक के बाद पर्यवेक्षक ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में स्थिति की गंभीरता से नेतृत्व को अवगत करा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगूसराय में विवादित बयान दिया। उन्होंने कृषक प्रशिक्षण समारोह में कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी किसानों की बात और शिकायतें नहीं सुनते, उन्हें बैंच से मारिए। हम उनसे ना तो नाजायज काम करने को कहते हैं और ना ही हम उनसे नाजायज काम बर्दाश्त करेंगे। किसी अधिकारी ने नाजायज काम का नंगा नृत्य किया तो उसे सहन नहीं करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को बेगूसराय के खोदावतपुर कृषि विज्ञान केंद्र में जलवायु अनुकूल खेती सह कृषक प्रशिक्षण समारोह के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान जब केंद्रीय मंत्री सिंह मंच पर बैठे थे, तभी श्रोताओं में मौजूद कुछ लोगों ने उनसे अधिकारियों की तरफ से कार्य नहीं किए जाने की शिकायत की। सिंह को कुछ लोगों ने शिकायतें भी सौंपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बिहार के बेगूसराय में विवादित बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। उन्होंने कहा था कि सरकारी अधिकारी किसानों की बात और शिकायतें नहीं सुनते तो उन्हें बेंच से मारिए। इस पर बीएसपी नेता सुधीर भदौरिया ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे बयानों से कानून व्यवस्था को ठप करने की प्रवृत्तियां को बढ़ावा देकर संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा का भी उल्लंघन करते हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो भी तेजी से की जा रही है। देखिए, श्री गिरिराज सिंह जी पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था की समस्या बन जाए। तो ये भाजपा के मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं और इस प्रकार का आए दिन बयान देते रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और अगर नहीं करेगा तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा जिससे देश में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। कोविड की समस्या फिर कई राज्यों में और महत्वपूर्ण महानगरों में बढ़ रहा है। इसके लिए ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, इसको सुलभ बनाने की जरूरत है, सरल बनाने की जरूरत है और गरीब लोग हैं विशेषकर, उन तक पहुंचने के लिए ये सारे ऐसे कार्य किए जाएं ताकि ये तत्काल रूप से इस ड्राइव को तेज किया जाए और आम जनता तक पहुंचकर वैक्सीनेशन का काम पूरा हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक आभासी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारे गांव का उद्योग का कारोबार 88,000 करोड़ रुपए का है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता इसे लेना है। 5 साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए हुए और ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। Our industry, village industry turnover is 88,000 crore. And my highest priority as a MSME minister to make it up to 5 lakhs crore within 5 years. So village industry is the best important mission for me. So we need to develop the technology, particularly in the village area, agriculture and rural and tribal area.
Without that, eradication of poverty, utilization of resources and stopping urban migration, these are the important mission for all of us. Similarly, diversification of agriculture towards power and energy is very important. Recently, we are developing ethanol economy. Present size is of 20. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाऊंगा, वहां बड़ी पंचायत है, वहां के किसानों से मिलेंगे और किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में बात करेंगे। कल महिला दिवस मनाएंगे, बॉर्डर पर कल पूरा संचालन महिलाएं करेंगी। अपील तो ये रहेगी, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, उनको क्या एमएसपी मिल रहा नहीं मिल रहा, अपनी बात बताएंगे, इस आंदोलन के बारे में बात बताएंगे, उनकी बात सुनेंगे। जो वहाँ का मछली पालक किसान है उनको भी बहुत नुकसान है। गुजरात में भी जाएंगे, गुजरात में नमक का किसान बर्बाद हो गया पूरा। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो अधिकारी आपकी बात ना सुने तो आपको बता दें कि आपराधिक कृत्य है और इसको प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति और जो करेगा वह सब अपराधी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जनता पार्टी का यही एक रणनीति है, यही उनकी फिलॉसफी है कि जो आपसे सहमत हैं वो ठीक है और जो सहमत नहीं है उनको सहमत होना पड़ेगा। और गिरिराज सिंह जी का बयान उसी तरफ इंगित करता है जब वो कहते हैं कि जो अधिकारी आपकी बात ना सुने तो उनको डंडे से मारिए। ये कौन सी भाषा है? ये आपराधिक कृत्य है। ये इस तरह का प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति भी और जो अगर करेगा वो सब अपराधी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। वहीं पश्चिम बंगाल के सियासी रण में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री के रैली पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं आपको बता दें, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रविवार सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। आपको बता दें, मैराथन जलन स्टेडियम से शुरू होकर स्टेडियम में ही खत्म हुई। मैराथन के अंतर्गत दौड़ की 3 श्रेणियां रही। पहली श्रेणी फुल मैराथन 42 किलोमीटर की रही, जो सुबह 4:30 बजे से शुरू हुई। All those volunteers who have worked very hard in arranging this event, my colleague Meenakshi ji also had actively supported this entire organization. So overall, this is a successful event. Although none of our runners could qualify for the Olympics because of certain reasons, and they have just come off from the situation of pandemic, but this has opened up, and I'm sure in the next event, they all will. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज जिला प्रशासन और अन्य संस्थाओं ने मिलकर सुबह 7 से 8 बजे तक गंगा के 84 घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाया। इस दौरान लोगों का कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि गंगा को साफ करेंगे। बनारस में 84 घाटों पर आज एक स्वच्छता का बृहद अभियान छेड़ा गया है, जिसमें हमने प्रातः 7 बजे सबको संकल्प दिलाई है। हजार लोग गंगा स्वच्छता के प्रति संकल्पबद्ध हुए हैं और जैसे हम लोग यहाँ दशाश्वमेध घाट पर गंगा की तलहटी से उठा रहे हैं, आपने देखा कि कितना कूड़ा निकल रहा है, प्लास्टिक निकल रहा है, कपड़ा निकल रहा है। हम यह जनता से भी अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि गंगा तट पर आएं तो पॉलिथीन का विसर्जन न हो, कपड़ा न डालें, तस्वीर फ्रेम साबुन लगाकर स्नान न करें। और यह कार्य आज 84 घाटों पर निरंतर 1 घंटा जनता के सहयोग से, यहाँ जो ब्राह्मण हैं, जो मल्लाह बंधु हैं, यहाँ पर जितने भी नागरिक गण, माताएं, बहनें, सबके सहयोग से एक अभूतपूर्व, एक जो गंगा के तट पर, उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर अभूतपूर्व आयोजन हो रहा है, जिसके खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पंजाब के पटियाला के कई गांव से किसान महिलाएं दिल्ली की ओर रवाना हुई। बता दें आपको ये कि किसान लगातार कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर महिलाएं दिल्ली की ओर रवाना हो रही है। महिलाओं का कहना है कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होते वो दिल्ली में रहेंगी और कृषि कानून का विरोध करती रहेंगी। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦਿਵਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੋਗਲੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲਦੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋਗਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 300 ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ 2 ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਉਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਧੂਵਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਲੰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 2 ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां किसानों की तरफ से महिला दिवस मनाने के लिए भारी संख्या में किसान महिलाएं दिल्ली की तरफ रवाना हुई। और इसी दौरान महिलाओं का यह कहना है कि 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारी संख्या में महिलाएं दिल्ली की तरफ रवाना हो रही है, तो साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उधर महिला किसान राजेंद्र कौर ने कहा कि इस बार हम दुख के साथ महिला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि काले कानून रद्द नहीं हुए और हमें सड़क पर मजबूरन यहां पर लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी हट धर्मिता से बाज नहीं आ रही है। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦਿਵਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੋਗਲੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲਦੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋਗਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 300 ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ नहीं ਹੈਗੇ। उत्तराखंड के सितारगंज में चेयरमैन हरीश दुबे के नेतृत्व में नगर की सड़कों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया और यह अभियान नगर पालिका की ईओ सरिता और चेयरमैन हरीश दुबे की तरफ से हर रविवार को नगर में चलाया जाता है। इस दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि नगर में हर रविवार को सफाई अभियान चलाया जाता है। कभी नालियों की सफाई कराई जाती है तो कभी सड़कों की सफाई कराई जाती है। वैसे तो सफाई कर्मचारी रोजाना सफाई करते हैं, लेकिन जो लोगों की तरफ से कूड़े को फेंक दिया जाता है उनको साफ करने के लिए हर रविवार को नगर पालिका की तरफ से विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। एक अलग सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज हमने जो है कि सड़क के किनारे जो मिट्टी इत्यादि जो है जमा हो गई है उसको लेकर जो है कि अभियान चलाया है और सारे कर्मचारी निकले हैं आज
सड़क के किनारे की सारी मिट्टी और जो कूड़ा जगह जगह जो है कि इकट्ठा हो गया है, उसको जो है साफ करने का अभियान चलाया। तो प्रत्येक रविवार को चलता है और अलग अलग कभी नाले की सफाई की जाती है, कभी जो खाली प्लाट पड़े हैं उनमें कूड़ा होता है उसकी सफाई करी जाती है। आज हम लोगों ने ये तय किया है कि सड़क के किनारे जो झाड़ू लगने से और जो है कि बच जाता है उसको जो है आज सफाई करने का। अगली खबर उत्तराखंड के चंपावत से, जहां पर 30 मार्च से शुरू होने वाले पूर्णागिरि मेले के आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो चुकी है। तो वहीं मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जगह का निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। बता दें आपको, ये कोरोना के कारण सब बंद कर दिया था, तो वहीं अब एक बार फिर जिंदगी पटरी पर वापस आ रही है। पूर्णागिरि मेला है, उस मेले के लिए पहले हमारी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है। उसके जो भी हमारी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा चुका है। किस प्रकार से श्रद्धालुओं का यहाँ पर एंट्री होगी, उनका कोविड के मद्देनजर किस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा, वो सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जहाँ तक हमारी फोर्स का सवाल है, पूर्णागिरि मेले के लिए हम अपनी रेंज से भी और अन्य जिलों से भी कुछ फोर्स का भी मांग करेंगे और संभवतः हमें बाहर से कुछ फोर्स मिलेगा और उसी प्रकार जो है। पिछले 1 साल से देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,711 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 100 लोगों ने इस संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा के नगर कोतवाली के बेनीनगर में 6 दिन पूर्व दबंगों ने एक महिला को केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया। शनिवार को महिला का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई को शुरू कर दिया है। बेनीनगर निवासी श्रीराम ने बताया कि 1 मार्च को उसकी पत्नी श्रीदेवी रात में 11 बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी वह संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर गई और उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि उसका इलाज लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में चल रहा है। पति लगते हैं सर। क्या मामला था, कब ये मामला हुआ है? ये सर सोमवार को रात 11 बजे मामला हुआ। जी। क्या मामला था ये पूरा? शौच के लिए बाहर गई थी सर, तो कुछ दबंगों द्वारा जो है इनके ऊपर केरोसिन डाल करके और जला दिया गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा अस्पताल लेके गए? उसके बाद जिला हॉस्पिटल लेके गए सर। हाँ, वहाँ से फिर लखनऊ रेफर होके आए हैं सर। अच्छा, आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी थी। ये जो पीड़िता जिन लोगों का नाम ले रही है, ये लोग कौन कौन है? ये लोग सर दबंगों हैं, सब गुंडे लोकल बदमाश हैं सर। ये आपके गाँव के ही हैं? हाँ, बगल के। क्या क्या नाम है, कौन कौन? संतोष और जो है छोटे बाबू और छोटू। ये संतोष, छोटे बाबू, छोटू हैं कौन? ये सर गुंडे बदमाश है, दबंगे। खैरा नाम के गांव में एक 50 वर्षीय महिला के जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उनके परिजनों से बातचीत की गई। उस समय जो घायल महिला थी वो बोलने की हालत में नहीं थी, उन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया गया था। उनके परिजनों ने अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी थी। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उस समय उनके परिजनों, आसपास के क्षेत्र के कई लोगों से पूछताछ की गई। किसी ने नहीं बताया कि ये घटना किनके द्वारा कारित की गई है। आज ये बात प्रकाश में आई है कि उनके द्वारा कुछ लोगों के नाम इसमें अंकित किए गए हैं। तत्काल निर्देशित किया गया कि उन नामों को विवेचना में शामिल करते हुए उनके विरुद्ध अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो तत्काल उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के काली बल्लौद निवासी 50 वर्षीय भरत गहलोत को उसकी पत्नी ने बेसन गट्टे की सब्जी में मिलाकर धतूरा खिला दिया। इसमें देर रात पति की तबीयत बिगड़ी तो इलाज के बहाने प्रेमी रोहित के साथ 80 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर रस्सी से उसका गला घोंटकर मार डाला। तो शव को फेंकने के लिए रोहित ने अपने दोस्त अर्जुन का सहारा लिया और तीनों ने मिलकर शव को बेका के जंगल की 150 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। शव को निकालने के लिए पुलिस को 3 घंटे से अधिक का समय लगा और
पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। टीआई संजय शर्मा ने बताया, गुरुवार दोपहर में काली बिल्लोद निवासी सावित्री गहलोत बेटमा थाने पहुंची और बताया कि पति भरत गहलोत बगनून की L&T कंपनी में मशीन ऑपरेटर था। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे कि बदमाशों में योगी सरकार के कड़े एक्शन का कोई खास असर देखने को मिल रहा हो। दरअसल हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 मार्च को यानी कि कल मुंशीगंज थाना क्षेत्र में 10 साल के मासूम दलित की गला रेंतकर हत्या कर दी गई और इसकी हत्या को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दूसरे 22 वर्षीय दलित की गेहूं के खेत में गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव की है, जहां 24 घंटे के भीतर 2 दलितों की हत्याओं से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 24 घंटे में 2 मौत होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी। नीरज कुमार है, ये हमारे दादा का लड़का है। मतलब कल तक कुछ ना पता रहने, लेकिन रात में 10 बजे तक घरे रहने। 10 बजे के बाद गए हैं बाथरूम गए हैं, क्योंकि पता ना है कै बजे गए रात में, लेकिन ऐसे सब अंदाजा लगाओ थे। उसके बाद हम सोत रहे, सवेरे हमका खबर मिली ही, सवेरे सोतमान खबर मिली ही, तो उठ के हम भागे हैं। सब गए देखे तो वहाँ मतलब आदमी ख़त्म हो चुका है। कैसे हत्या हुई है, क्या किस चीज़ से मारा गया, ये भी सब कुछ पता नहीं है। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक महिला ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। महिला को आग से बुझाने के प्रयास में महिला का पति भी आग में झुलस गया, जिसके बाद उपचार के लिए दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दोनों पति पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट चुकी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का जो पता है वो नहीं चल पाया है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार की सुबह जिस वक्त सब लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा के पास भूकंप के झटकों से धरती हिली। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह 4:40 पर डोडा के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नितेश्वर कुमार ने श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में होने वाले ट्यूलिप महोत्सव के प्रबंधों पर चर्चा की। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव ने कहा कि महोत्सव शुरू होते ही पर्यटकों के लिए औपचारिक रूप से ट्यूलिप गार्डन खोल दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने सूचना निदेशक राहुल पांडे से इस महोत्सव को हर दिन बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महोत्सव से जुड़ी हर गतिविधि को साझा करने को कहा और वहीं ट्यूलिप महोत्सव को देखते हुए जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। इस मार्च के आखिरी हफ्ते में खुल जाएगा ट्यूलिप गार्डन। इस वक्त हमारी गुड़ाई चल रही है और सफाई चल रही है और दवाई पेशी हो रही है और ट्यूलिप गार्डन की तैयारी हो रही है। और लोगों से यही कहेंगे कि वो यहाँ आए और ट्यूलिप गार्डन देखे। पिछले साल तो कोई आया ही नहीं, ट्यूलिप गार्डन तो बहुत अच्छा था और वायरस भी था, तो यही मुश्किलात का था। इंशाल्लाह इस साल तो कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह इस साल ट्यूलिप गार्डन चलेगा। इस साल हम देख रहे हैं मतलब बहुत सारे मजदूर लेबर्स साथ साथ में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का काम भी चलता है इस टाइम तो बहुत सारे लोगों का काम भी चलता है ट्यूलिप गार्डन के। अब ट्यूलिप गार्डन खुलने वाला है तो वो इंशाल्लाह मार्च के आखिरी हफ्ते में खुलेगा। तो इस वक्त काम तो बहुत ज़ोरों से चल रहा है यहाँ, तो इसी तैयारी हो रही है कि इस साल लोग आ जाए और इस ट्यूलिप गार्डन का लुत्फ उठाए। और इस साल हमारा मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कुछ दिनों पहले जनता के लिए कहा था कि उन्हें बाइक और कार छोड़कर साइकिल चलानी चाहिए। इससे लोगों की सेहत बनी रहेगी और पेट्रोल की बचत होगी। तो वैसे कहने के कुछ दिनों बाद ही वह गाड़ी से उतरकर साइकिल पर आ गए। उन्होंने ग्वालियर में 2 दिन तक साइकिल से घूमने का फैसला लिया। तो आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जनता को अब यहां पर सलाह देते भी नजर आए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी से अब मंत्री महोदय साइकिल पर आ चुके हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत हो गई है। मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने शव उनके घर वालों को सौंप दिया है, जिसके बाद ठाणे नगर पालिका के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब पता चला कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार मनसुख हिरेन की है, जिसके बाद पुलिस ने उनसे घंटों पूछताछ की, पर शुक्रवार को अचानक संदिग्ध हालातों में उनका शव ठाणे के खाड़ी में मिली। हालांकि उनके शव के पास से उनका मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद से पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। तो वहीं मृतक के घर वाले जांच एजेंसी से संतुष्ट नहीं हैं। परिवारों की मांग है कि एनआईए इस मामले की जांच करे। और आपको बता दें कि मनसुख हिरेन मुंबई से सटे ठाणे जिले में गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस चलाते थे। मनसुख 2005 से ठाणे के डॉक्टर अंबेडकर रोड पर स्थित विकास पाम्स नाम की सोसाइटी में अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। तो आपको बता दें, अंबानी केस में मनसुख हिरेन का अब पोस्टमार्टम हो चुका है और हालांकि परिवार वाले इस एजेंसी की कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। परिवार ने जांच एजेंसी को बदलने की यहां पर मांग भी की है। तो आपको बता दें, पोस्टमार्टम पर परिजनों को शव जो है वो सौंपा गया है और परिजनों ने जांच एजेंसी से यह मांग की है कि कार्रवाई को सही तरीके से किया जाए और इसके लिए उन्होंने यहां पर यह मांग भी रखी है कि जांच एजेंसी को बदला जाए। सीनेट चुनाव में हार के बाद संसद में इमरान खान ने सरकार का बहुमत साबित कर दिया है। पाकिस्तान की संसद में शनिवार को इस पर वोटिंग की गई, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। इमरान और उनकी पार्टी तहरीक ए इंसाफ की निगाह पार्टी के उन नेताओं पर रही जिन पर सीनेट चुनाव में पार्टी का साथ छोड़ विपक्ष का दामन थामने का आरोप लगाया गया है। हालांकि जब वोट पड़े तो सरकार को आसानी से बहुमत मिल गया और देश के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। दरअसल सीनेट चुनाव में सरकार के वित्त मंत्री हफीज शेख विपक्ष के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से हार गए थे, जिसके बाद सरकार से इस्तीफे की मांग उठने लगी। इस पर सरकार ने विश्वास मत साबित करने का ऐलान किया।
तो देश के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने शनिवार को 12:15 पर इसके लिए सत्र बुलाया, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तानी संसद में कुल 342 सीटें हैं, लेकिन एक सीट खाली होने के कारण अब बची कुल 341 सीटों में से बहुमत साबित करने के लिए इमरान की सरकार को 171 वोट चाहिए थे। सरकार के पास इस वक्त 178 सीटें हैं और विपक्ष के पास 160। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की कुर्सी अब सुरक्षित है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत को अब जीत लिया है और साथ ही इमरान खान के समर्थन में 178 वोट पड़े हैं, जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि उनकी सरकार अब पूरी तरह से सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के सिद्धपुर इलाके में आज जमकर बर्फबारी हुई। आपको बता दें, बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश के ज्यादातर हिस्सों में फिलहाल तापमान में तेजी देखी जा रही है। सुबह शाम की हल्की सर्दी के अलावा पूरे दिन उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 मार्च तक छिटपुट से लेकर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में 8 से 10 मार्च के दौरान भी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। बारिश के साथ ही बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने जब से आम बजट में धातुओं पर कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया, तभी से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 8 महीने में सोना प्रति 10 ग्राम 12,770 रुपए तक सस्ता हो गया और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत में और गिरावट देखी जा सकती है। जहां अगस्त 2020 में 10 ग्राम सोने की कीमत 56,000 रुपए के पार थी, तो वहीं मौजूदा समय में 10 ग्राम सोने की कीमतें लगभग 44,000 रुपए हैं और ऐसे में ज्वेलरी खरीदारों के लिए एक सुनहरा मौका है। पर तेजी से गिर रहे सोने के दामों के कारण इन्वेस्टर्स दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्वेस्टर्स अक्सर सुरक्षित मुनाफे की ओर रुख करते हैं। जब बाजार सामान्य होता है तब वे गोल्ड की बजाय एफडी, शेयर मार्केट और दूसरे इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हैं। जब बाजार अस्थायी होता है तब वे गोल्ड की ओर रुख करते हैं। कोरोना काल में इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर कृषि कानूनों की आलोचना करने वालों पर जमकर बरसे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इसके बारे में बारीकी से जानकारी नहीं जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इसे त्रुटिपूर्ण ना कहें, क्योंकि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि इस कानून में कमी क्या है। और केंद्रीय मंत्री ने आगे ये भी कहा, हमने संशोधनों की संभावनाओं के बारे में बात की है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि संशोधन प्रस्तावों का मतलब ये नहीं है कि कानून में कमियां हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि यह संशोधन का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसके विरोध करने वालों में प्रमुख चेहरा किसान का है। विपक्ष ने भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर बात की, पर कानून में क्या कमियां है इसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। और बता दें आपको कि किसान पिछले इन किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो विपक्ष पर अब कृषि मंत्री यहां पर जमकर बरसते नजर आए। हालांकि किसान आंदोलन लगातार अपने चरम पर है। किसानों का गुस्सा जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन यहां पर कृषि मंत्री जमकर विपक्ष पर बरसते नजर आए और उन्होंने कहा कि तमाम राजनीति हो रही है। हालांकि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस पर सरकार का क्या कुछ कहना रहा, यहां पर कृषि मंत्री ने अपनी बात रखी है। किसान आंदोलन की मंशा पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अपना स्थान है और मतभेद का महत्व है, लेकिन जो विकास है वो कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बढ़ती गैस की कीमतों को लेकर आज सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकालेंगी। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं।
और इससे पहले भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर विरोध जताया था और आज रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ महिलाओं के साथ पदयात्रा करेगी और ये पदयात्रा के दौरा दार्जिलिंग मोड़ और सिलीगुड़ी में होगा। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है और आपको बता दें अकेले फरवरी महीने में रसोई गैस के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं। कुल 125 रुपए का रसोई गैस में इजाफा हो चुका है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और चुनावी होंकार भरती हुई यहां पर ममता बनर्जी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन अपने तरीके से करती नजर आई, कभी स्कूटी चलाकर तो कभी अपने तरीके से यहां पर रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें लगातार जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसी सिलसिले में ममता बनर्जी यहां पर अपना प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आज आपको यह भी जानकारी दे दें, मिथुन चक्रवर्ती ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर ममता बनर्जी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है और यहां पर ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें आपकी लाइव टीवी स्क्रीन पर है। बंगाल से लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां महंगाई की बढ़ती मार को लेकर जहां एक तरफ जनता तो परेशान है, लेकिन बंगाल की सीएम यानी कि ममता बनर्जी भी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है जो सरकार को नीचा दिखाने के लिए, बीजेपी सरकार को। तो तस्वीरें आपके लाइव टीवी स्क्रीन पर लाइव आप दिखा रहे हैं लगातार। तो आसमान छूती जा रही महंगाई, विशेषकर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बेलगाम मूल्य वृद्धि के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से विशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और सड़कों पर उतरी नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के दौर वैक्सीनेशन का काम जारी है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के बीच आरआरएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई और दोनों ने नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी गई है, तो वहीं दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की वैक्सीन देने का काम जारी है। हालांकि उन लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। और इस वैक्सीनेशन के दौर भी कोरोना थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें देश में रोज सैकड़ों की तादाद में कोरोना के मामले लगातार इजाफा देखने को मिल रहे हैं और अब देखना यह है कि वैक्सीनेशन कोरोना का खात्मा कब करेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बिजली विभाग की टीम से मारपीट करने का मामला सामने आया। यह घटना उस वक्त हुई जब बिजली विभाग की टीम घरेलू बिजली कनेक्शन काटने के लिए उपभोक्ता के घर पहुंची, तो जिसके बाद उपभोक्ता की बिजली विभाग के कर्मचारियों से कुछ कहा सुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के एसडीओ और जीई के साथ मारपीट करने शुरू कर दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तीनों आरोपियों के खिलाफ SC/ST और गैंगस्टर एक्ट धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को 30-30 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें बुलंदशहर के थाना रामघाट इलाके में 11 जनवरी को 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पोस्को एक्ट के तहत पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में पेश कर दिया था। कोर्ट ने भी मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई की और 52 दिनों के अंदर आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। सिर्फ इतना ही नहीं और 20 और 21 साल के आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। थाना रामघाट के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ 11 जनवरी को 2 युवकों के द्वारा बलात्कार की घटना की गई थी। जिला पुलिस ने इस प्रकरण को बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिया और मात्र 9 दिन में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रभावी पैरवी की गई, गवाहों को समय से उपस्थित कराना, उनके बयान कराना
और उसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड मात्र 52 दिन में इस घटना के दोनों अभियुक्तों को 30-30 साल के कारावास की सजा से आज दंडित किया। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,